जब हम बोलते हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, तो दिमाग में आता है कि कुछ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं हम। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना ये कि हमारे कंट्री में कितने सारे सेक्टर्स होते हैं, राइट? सो देर आर 3 सेक्टर्स वी हैव रेड टिल नाउ। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शरी सेक्टर, राइट? जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर ही आती है। तो हम लोग शुरू से एकदम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की इंडस्ट्रीज कैसी रही हैं, क्या चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम पीरियड, क्या डेवलपमेंट हुआ है इस सेक्टर में। और अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, जानेंगे कि क्या था इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कैसा माहौल था, कैसे लोग थे, क्या चेंजेस इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से हमारे लाइफ में आई। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जय हिंद। आई होप मेरे सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं एंड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना? सो इसी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के इस डिस्कशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। दी सभी ह्यूमैनिटीज पे तुम सभी का स्वागत है, जहाँ पे तुम लोगों को क्लास 11 प्लस क्लास 12 के सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के कंटेंट्स मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 के सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं, चेंज इन डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, बुक लेके बैठ जाओ एंड नोट्स बनाओ। साथ में बुक्स में इंपॉर्टेंट लाइंस एंड कीवर्ड्स को मार्क करते हुए चलो। मैं सब कुछ बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेट्रा। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे तुम्हें इंट्रो बताया हुआ है ऑफ द होल चैप्टर। आज मैंने पेन का कलर थोड़ा नया लिया है। कमेंट सेक्शन बताओ कि कैसा लगा तुम्हें पेन का कलर। वेल, पढ़ाई मतलब ऐसे भी नहीं होनी चाहिए ना कि मैं आऊँ पढ़ा के चली जाऊँ। थोड़ी बहुत बातें चीतें होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बातचीत एक्चुअल में होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव रहना, ओके, थ्रू आउट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, या अभी भी अगर हम बात करें कोई इंडस्ट्री की, अगर हम पार्ट है, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो वर्कर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जूनियर्स होते हैं, यूनियन का हम पार्ट होते हैं अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में काम करने का मतलब क्या है कि तुम्हारी बेसिक डिमांड होगी कि तुम्हें 8 घंटे में काम करना होगा, राइट? एंड तुम्हें प्रॉपर तनख्वाह मिले, प्रॉपर वेजेस मिले, तुम्हारे वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, प्रॉपर सेफ्टी हो, एक्सेट्रा। ये सारी कुछ बेसिक हमारी डिमांड्स होती है अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी काम करते हैं तो, राइट? अब ये सारी जो डिमांड्स है, ये कहीं ना कहीं हमारे एंशियंट स्ट्रगल से, एंशियंट भी नहीं पर हमारे कंटेम्प्रेरी स्ट्रगल से रिलेटेड है। हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया अपने सेफ वर्किंग कंडीशन के लिए, प्रॉपर वेजेस के लिए, जो कि आज हम देखते हैं इन इंडस्ट्रीज। या आजकल के टाइम में हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है एज अ होल, अगर मैं बोलूँ तो आजकल के टाइम पे जो भी फैसिलिटीज़ तुम देखते हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस हो, फ्रीडम हो, या फिर जो बेसिक चीज़ें हमें मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट होती है एक स्ट्रगल का, राइट? सो यही चीज़ यहाँ पे तुम्हें बताई हुई है। पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर अभी की बात करूँ मैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। जैसे अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत स्मॉल एग्जांपल लूँ, तो कोई फ़िल्म बनाने में मेन एक्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लाइट वगैरह फिक्स करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बैक स्टेज काम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो सपोर्टिंग रोल्स का काम कर रहे होते हैं, इज़न्ट इट? जो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, या एज अ होल मैं बोलूँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। उसी एंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो सेम सिटी में रह रहे हैं, राइट? साथ में कौन है वो और कितना वो अर्न करते हैं ये डिफरेंट है। मतलब जैसे मैं बात करूँ, कोई फिल्म स्टार है या फिर कोई टेक्सटाइल मिल वर्क ओनर है, तो दोनों तो एक ही शहर में रह रहे हैं, राइट? या अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, तो फिल्म में एक फिल्म का हीरो होता है एंड उसी फिल्म में कुछ बैक स्टेज काम करने वाले लाइट वगैरह वाले दादा होते हैं, राइट? भैया होते हैं। तो जो फिल्म स्टार है वो बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है, जापानीज सुशी खा रहा होता है। वही जो हमारे टेक्सटाइल मिल वर्कर्स हैं, ये जो लाइट दादा है, वो जाके कहाँ खा रहे होते हैं, लोकल स्टोर पे क्या खा रहे होते हैं, वड़ा पाव खा रहे होते हैं। तो ये कंडीशन होती है। आप सेम जगह पे रह रहे हो, सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, पर तुम जो काम कर रहे हो वो डिसाइड करता है कि तुम क्या खाओगे, किस लाइफ को तुम जियोगे, किस कल्चर में तुम रहने वाले हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ये हम पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। वही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो है वो यूनाइटेड भी है, डिफरेंट तो है ही, बट यूनाइटेड कैसे है कि वो एक सेम जगह पे काम कर रहे हैं,
सेम सेम टाइम पे उन्हें सैलरी मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि वो जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनके अंदर डिफरेंसेस इन द सेंस कि वो कितना अर्न कर रहे हैं एंड कैसा लिविंग पैटर्न है उनका, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एक्सेट्रा, उनका माहौल। वेराज वो सेम किस जगह पे हैं कि वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही तरीके से रहना उनका चल रहा है, जैसे सेम एयर पॉल्यूशन वो भी सामना कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं, उनका भी एस्पिरेशन यही है कि वो लाइफ में सक्सेस हासिल करें, उनके भी बच्चे फर्दर पढ़े लिखे, योग्य बने, एक्सेट्रा। तो ये जो है ये सेमनेस होती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिल्म स्टार भी यही चाहेगा कि उसका उसके बच्चे अच्छा खासा पढ़ें और कमाएं एंड ईटीसी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तुम सोचोगे कि मैम ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? बेसिकली हम ये चीज़ें इसलिए जान रहे हैं बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ ना पहले के टाइम पे, तो पहले के टाइम पे कुछ खास टेक्नोलॉजी होती नहीं थी एंड पहले के टाइम के जो लोग थे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जहाँ पे हम लोग पेन टैब देखेंगे या फिर इवन स्क्रीन टच फ़ोन भी देखेंगे। तो कैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है आजकल के टाइम में वो सोशल रिलेशंस को शेप कर रही है, जॉब्स को इवन शेप कर रही है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो 2 चीज़ पढ़ेंगे, पहला टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है इन आवर चेंजिंग आवर यू कैन से सोशल रिलेशंस, और दूसरा कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कास्ट, किनशिप, नेटवर्क्स, जेंडर, रीजन एक्सेट्रा, ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं या ये सारी चीज़ें मिलके कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे काम को। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा तुम्हें कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे काम को डिसाइड करती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका एक छोटा सा इंस्टेंस मैं अगर तुम्हें दूँ तो तुम देखोगे वुमेन्स जो हैं वो मेनली काम करते हुए दिखाएंगी नर्सिंग में। जब भी वुमेन्स की बात होती है ना, जैसे मैं अपना इंस्टेंस बताऊँ एक बार, तो 10th का मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा था। मेरे एक टीचर थे, मैंने लाइक पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगी लेकिन फिर कभी जब टाइम मिले। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम करियर में क्या करना चाहोगी? तो मैंने बोला कि मैंने सोचा मैं टीचिंग में कुछ करूँगी। तो टीचिंग में तो मैंने बताया था कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे टीचिंग बहुत पहले से मतलब इट इज़ समवेयर और द अदर मेरा पैशन है। तो उन्होंने बोला कि कुछ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो बैकअप ऑप्शन में वो मुझे सजेस्ट क्या कर रहे थे कि तुम नर्सिंग में चली जाना। तो think about this कि you are not being promoted as a woman, you are not being promoted to go in engineering or somewhere else, but you are तुम्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि तुम नर्सिंग में जाओ, तुम टीचिंग में जाओ, पर तुम्हें ये नहीं सजेस्ट किया जा रहा है कि तुम टेक्नोलॉजी में जाके कुछ करो, इंजीनियरिंग में जाके कुछ करो। तो देखो मेंटालिटी का लेवल देखो, मैं उन टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, सोसाइटी में भी ऐसी चीज़ें बनी हुई है। ओके, तो तुम क्या करते हो, तुम जो काम करते हो ना वो कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ होल मैं बोलूँ वो ऑर्गेनाइज करती है कि तुम आगे जाके कौन सा काम करने वाले हो, राइट? सो जैसे कॉफ़ी, अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि कॉफ़ी का एडवर्टीजमेंट अगर तुम देखो तो हमारे कंट्री में कॉफ़ी को क्या दिखाया जाता है या चाय को क्या दिखाया जाता है कि हम लोग से कनेक्ट हो रहे होते हैं, एक काइंड ऑफ सोशलाइजेशन का वे होता है। हम चाय के साथ, जब चाय पे हम बैठते हैं तो हम चाय पे सबके साथ बैठते हैं, राइट? गपशप होती है एक्सेट्रा। पर जब हम अमेरिका के चाय का एडवर्टीजमेंट देखते हैं या कॉफ़ी का एडवर्टीजमेंट, तो सिर्फ एक ही कप का एडवर्टीज किया जाता है। तो देखो कल्चर अलग अलग है एंड कैसे ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, कैसे जो फैमिली है, कि सोशल इंस्टीट्यूशन में हमारी फैमिली भी आती है, हमारे किनशिप्स भी आते हैं, राइट? हमारे सभी लोग आते हैं एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें कैसे चीज़ों को या यू को हमारे लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस को, हमारे चॉइसेस को कंट्रोल कर रही होती हैं, वो यहाँ बताया हुआ है। ओके, समझ में आया अब तक? तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इंट्रोडक्शन को, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा सोसाइटी इन टर्न, हमारे जो समाज है वो डिसाइड करता है कि हम क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, किस तरीके से काम करने वाले हैं, एंड जो काम है वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि हम अपने फ्यूचर में कहाँ जाके खड़े होने वाले हैं। थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाए यहीं पे, बिकॉज पूरा का पूरा चैप्टर बचा हुआ है समझाने के लिए। सो अब हम समझेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक में, विच इज़ इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो कैसी थी।
जैसे पहले की बात करें तो हम गांव में रहा करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, खेती बाड़ी एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से, कम्युनिटी पैटर्न में जीते थे, लोगों से खूब सारी गपशप होती थी एंड एक साथ हम लोग जाते थे एग्रीकल्चर का काम करने। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे एक दूसरे से, भले ही इनइक्वालिटी थी, काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस थी पर एडवांटेजेस भी थी, राइट। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी का आगमन होता है, मशीन्स का आगमन होता है, नई नई मशीन्स आ जाती हैं, तो इससे क्या होता है ना, बहुत से चेंजेस समाज में आते हैं एंड तभी हमारे सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन इमर्ज भी होता है। वी हैव रेड इन क्लास 11 अगर तुम्हें याद है तो, ओके। तो हम देखते हैं कि बहुत से थिंकर्स आते हैं जैसे कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कीम या मैक्स वेबर, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 11 में डिटेल में। तो वो नंबर ऑफ फ्यूचर्स बताते हैं इंडस्ट्रीज की। जैसे उन लोगों ने सहमति दी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उससे अर्बनाइजेशन हुआ। मतलब जो रूरल सोसाइटी में हम लोग पहले गांव में रहा करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, धीरे धीरे लोग जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर यू कैन से गांव में अब बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं, तो वो क्या करने लगे, धीरे धीरे वो शिफ्ट करने लगे सिटीज़ में, शहरों में, जहाँ पे क्या हुआ, लोग माइग्रेट करने लगे। तो अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम देखते हैं क्या कि लोग जो है वो गांव से शहरों की तरफ मूव करते हैं। सो ये अर्बनाइजेशन होने लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्या करने लगे, शहरों में आने लग गए जॉब्स के लिए। इसी वजह से हम स्लम्स भी देखते हैं बहुत ज़्यादा शहरों में, अगर तुम देखोगे। दूसरा हम देखते हैं कि लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप। अब जब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में लोग आ गए, शहरों में आने के बाद अब शहर में तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, तो हमारा कुछ खास कनेक्शन नहीं होता है, हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो हमारी फेस टू फेस रिलेशनशिप्स कुछ खास बचते नहीं हैं। हमारे जो भी रिलेशंस हैं वो प्रोफेशनल रिलेशंस है। क्यों? क्योंकि हम फैक्ट्रीज में हैं तो हम बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं। तुमने पढ़ा था, हम लोगों ने साथ में पढ़ा था अबाउट कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुआ करती थी। क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था, समझाया था तुम्हें कि कैसे लोग जो है वो मशीन जैसे हो गए थे। तो अब उनके पास इतना ज़्यादा मतलब काम, उनको ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा काम कराया जाता था टाइम बाउंडेशन में कि उनके पास टाइम नहीं था लोगों से बात करने का, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स वैसे भी बनना ही था। डिविजन ऑफ लेबर होने लग गया, मतलब जैसे लोगों के काम डिसाइड हो गए। अब एक ही फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो ये फैक्ट्री है, अब इसको, ये है तुम्हारा काम। अब इस काम को क्या करने दिया गया, डिवाइड कर दिया गया 3 भागों में। तो ए पर्सन जो है, ए ग्रुप के पर्सन वो ये काम करेंगे, बी ग्रुप के पर्सन ये वाले काम को करेंगे और सी ग्रुप के पर्सन ये वाला काम करेगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने काम को डिवाइड कर दिया, विच इज नोन एज डिविजन ऑफ लेबर। जो पर्सन स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे मैं स्पेशलाइज हूँ इन टीचिंग, तो मुझे टीचिंग में डाल दिया। सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि जो स्पेशल है, मतलब जो अच्छे होते हैं डॉक्टर्स, मतलब स्पेशल होते हैं इन सिंगिंग, दे गो इन सिंगिंग, दोज पीपल हु आर गुड इन डांसिंग, वो डांसिंग में जाते हैं। तो डिविजन ऑफ लेबर हो गया। ये तो मैं मॉडर्न टाइम्स का बता रही हूँ, बट आई होप ये वाले अजीब से ड्राइंग से तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा अबाउट डिविजन ऑफ लेबर। ऑल्सो हम लोगों ने देखा क्या कि एंड हो गया ऑफ, डू नॉट सी एंड रिजल्ट्स ऑफ, जो वर्कर्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अपने एंड रिजल्ट्स को नहीं देख रहे थे। अब जब काम डिवाइडेड हो जाता है तो ए पर्सन क्या करेगा, सिर्फ यही पोर्शन ऑफ काम करेगा एंड एंड रिजल्ट जो है इन तीनों का जो वर्क है वो ऐड होगा, ठीक है। जैसे कपड़ा बन रहा है तो कपड़े का आधा पोर्शन इसने बनाया, आधा पोर्शन इसने बनाया, आधा पोर्शन इसने बनाया, अब जाके कपड़ा जो है वो रेडी हो गया। ओके, तो अब क्या होता है कि एक कपड़ा बनाने में एक इंसान का रोल नहीं था, तीनों का रोल था। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ काम ए ने किया, बी ने किया और सी ने किया, राइट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि स्मॉल पोर्शन ऑफ काम जो है वो एक पर्सन कर रहा है, इसीलिए वो एक पर्सन क्लेम नहीं करता था कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसके उसके मेहनत से वो नहीं मांगता था कि मतलब मुझे प्रॉफिट दो, क्योंकि उसे पैसे हार्डली मिलते थे। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली एलियनेशन का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। एलियनेशन की हम सबसे पहले देखते थे कि वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, रिपीटेटिव काम करने से बहुत ज़्यादा थक जाते थे, एग्जॉस्ट हो जाते थे। ऊपर से हम देख रहे हैं कि उसको आधा पार्ट ऑफ द काम करना है, तीनों मिलके आधा आधा काम करते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है एंड फाइनली जो हमारी फैक्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट है इसके शेयर्स जो है हमारे वर्कर्स नहीं मांगते थे, बिकॉज उन्होंने बहुत छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता है। क्लियर एवरीवन? सो
दैट इज व्हाट एलियनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स वर्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपने काम को एंजॉय नहीं करते थे, रादर उसे एक बर्डन की तरह देखते थे। मतलब बर्डन इन द सेंस वो जैसे तैसे जी ले, अपना खाना पीना कंप्लीट करें, यही वो एक्सपेक्ट किया करते थे। एंड दिस इज व्हाट एलियनेशन इज ऑल अबाउट। एलियनेशन मतलब हम बहुत यू कैन से ये एक ऐसा फीलिंग होता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो इट इज समथिंग विच इज जिससे तुम्हें दूरी महसूस हो, ठीक है, तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम्हें देखा नहीं जा रहा है, तुम्हें बहुत साइड लाइन कर दिया जा रहा है, तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है, राइट। सो ये एक फीलिंग होती है एलिनेशन। सो यहाँ पे मार्क्स ने जो डिफाइन किया एलिनेशन, इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे वर्कर्स अपने काम को एंजॉय नहीं करते थे एंड दे ओनली हैव टू डू दिस वर्क जस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, जिससे उनका खाना पीना हो सके एक्सेट्रा। सो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो पहली चीज हम देखते हैं अर्बनाइजेशन, दूसरा हम इंडस्ट्रीज की वजह से लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तीसरा हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप आ जाता है, राइट। चौथा हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, पांचवा हम देखते हैं कि एलिनेशन हो जाते हैं, एंड छठा भी तुम ऐड कर सकते हो कि रिपीटेटिव वर्क्स होते हैं, इसलिए जो वर्कर्स हैं हमारे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सातवां हम देखते हैं कि काफी फील्ड्स में इक्वालिटी आ जाती है। जैसे पहले क्या था, गांव में हम रहते थे तो बहुत ज्यादा कास्ट को देखा जाता था कि तुम कौन से कास्ट से हो, हमसे दूर रहो। लेकिन जब हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज आती है, इंडस्ट्रीज आती है, तो वर्कर्स जो हैं वो उनको हार्डली टाइम मिलता था कि वो एक दूसरे से बात ही कर पाए, इतना काम होता था, तो इतना वर्क ऑर्गेनाइज हो गया था, तो उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो बात करें एंड जाने की किसका क्या कास्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज द रीजन वाई ट्रेन्स में, बसेस में, साइबर कैफेज, इन सभी जगहों से हम देख रहे हैं काफ़ी एरिया से जो है ये कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हट गया। सो इससे क्या हुआ, ग्रेटर इक्वालिटी आई इन सम स्फीयर्स। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ओल्डर फॉर्म्स, कुछ डिस्क्रिमिनेशन फिर भी एग्जिस्ट कर रहे थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिड्यूस हो रहे थे, पर इकोनॉमिक एंड इनकम इनइक्वालिटी आ रही थी। जैसे कुछ जो हमारे अपर कास्ट लोग थे, अपर कास्ट मेन थे, वो अच्छे खासे जॉब में, जैसे मेडिसिन में, लॉ में, जर्नलिज्म में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड जो हमारे लोअर कास्ट पीपल थे उनको काफ़ी कम पैसे में काम मिलता था। ऑल्सो हम देखते थे कि वुमेन्स जो हैं उन्हें बहुत कम पे किया जाता था फॉर द सिमिलर वर्क विच मेंस वेर डूइंग। क्लियर एवरीवन। वैसे आज ही मुझे कमेंट आया है मेरे एक स्टूडेंट का कि मैम आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश मत बोला करो, सो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा इंग्लिश कम करूँ, बिकॉज कुछ लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो मैं फिर इंग्लिश बोल रही हूँ, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलूँ तो तुम लोग थोड़ा टोक सकते हो, ओके फाइन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब हम बात करेंगे कि अभी की जो हमारे करंट डेटा हमारे पास है उस हिसाब से इंडिया के क्या कंडीशन है, कुछ कंपैरिजन करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हुए आए हैं इन स्ट्रक्चरल चेंज की, ब्रिटिशर्स जब आए हमारे कंट्री में तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारे कंट्री का, जहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप करने के बजाय वो लोग वापस से एग्रीकल्चर में चले गए। इतना ख़राब कंडीशन ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने से हुआ, राइट। सो ये सारी कहानी मैंने इन डिटेल बता रखा है स्ट्रक्चरल चेंज में। अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच इट। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो फिर क्या कंडीशन हुई हमारे इंडस्ट्रीज की। ओके, सो स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट हम क्या देखते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है उससे हम कंपैरिजन यहाँ पे करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। सो जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या काम कर रहे होते हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। मतलब वही डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई ना कोई तरीके का, चाहे वो सर्विस यू कैन से इज कम्युनिटी सर्विस और प्राइवेट सर्विस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेट्रा। तो मेजॉरिटी पीपल जो है वो मेजॉरिटी पीपल है वो सर्विस सेक्टर में है, एंड इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन बहुत कम यानी कि 10% से भी ज़्यादा कम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में हैं इन दी डेवलप्ड कंट्री। वेराज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम क्या देखने को मिलता है कि इंडिया में 43% अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2018 एंड 19, बहुत पुराना डेटा है वैसे। सो 2018 एंड 19 के हिसाब से हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और माइनिंग में जुड़ी हुई है। 17% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चर वगैरह में
इंडल्ज है, एंड 32% जो है वो टर्शरी सेक्टर में है, चाहे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज हो। तो देख रहे हो कंडीशन, दैट वाज द कंडीशन वंस। अब करेंटली नहीं बोला जा सकता, पर उसी सिचुएशन को लेकर चलते हैं अभी हम। सो हम देख रहे हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज सेक्टर्स जो हैं, जब हम बात करते हैं कौन सा सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंट्री का डेवलपमेंट के लिए कौन सा सेक्टर का डेवलप होना ज़रूरी है, तो इट इज़ योर सर्विस सेक्टर। ज़्यादा लोग अगर सर्विस सेक्टर में इंडल्ज हैं तो इट मीन्स कि तुम्हारी कंट्री का डेवलपमेंट बढ़िया हो रहा है। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है। क्यों? बिकॉज हमारे जो ज़्यादा लोग हैं वो एग्रीकल्चर में हैं, एंड एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइन शार्पली। हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इनकम एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है टू अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। क्लियर एवरीवन, दैट वी आर सीइंग ओवर हियर। सो काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, बिकॉज हम देख रहे हैं क्या कि मैक्सिमम पीपल क्या है, एम्प्लॉयड है इन दैट एरिया, वहाँ जहाँ पे इनकम जो है वो नहीं है। वही सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, यही बताया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें 42% ऑफ पीपल हैं, क्वारिंग या फिर माइनिंग में 4% है, 12% इन ट्रेड, होटल एक्सेट्रा, एंड 12.6% हमारे ट्रेड, नॉट ट्रेड बट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में है, 5.9% जो है वो हमारी कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विस में है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई हुई हैं। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा दूसरा पैरामीटर जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री और इंडिया को। सो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया कहाँ खड़ी है इन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं तो हमारी जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं फॉर्मली एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब रेगुलरली उन्हें सैलरी मिलती है एंड प्रॉपर उन्हें प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे उनको पेंशन्स मिलते हैं टाइम पे, उनके टाइम पे वेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्वालिफिकेशंस होती है और फॉर्मली एम्प्लॉयड या यूँ कहो फॉर्मल सेक्टर्स में। ओके, एंड इंडिया की बात करें तो 52% ऑफ द लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ओनली 24% जो है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 24% जो है वो कैजुअल लेबर में। मतलब यही बताया जा रहा है एज अ होल कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो यहाँ पे एक डिबेट छुड़ी होती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। इसमें हम देखते हैं क्या कि तुम्हें एम्प्लॉयमेंट में तुम्हें सबसे पहले रजिस्टर नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, तुम्हें अपने जॉब का सिक्योरिटी नहीं मिलता, कभी भी तुम्हारी जॉब चली जाएगी, ऐसा है जब तुम्हारे बॉस का मन हो। ऑल्सो तुम्हें पेंशन्स नहीं मिलते, अदर बेनिफिट्स भी तुम्हें गवर्नमेंट से नहीं मिलते, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो हम इंडिया में देखते हैं ओवर 90% ऑफ द वर्क जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। मतलब 90% ऑफ द वर्क में लोग जो हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर सर्विसेज, मोस्ट ऑफ द काम में जो लोग इंडल्ज हैं वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसलिए कंट्री का विकास में प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा। अब सोशल इम्प्लीकेशंस, यहाँ तक आई होप ये दोनों पैरामीटर्स ऑफ कंपैरिजन इज क्लियर टू एवरीवन। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है कि कैसे, मतलब समाज पे क्या इम्प्लीकेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इतने कम लोग के ऑर्गेनाइज सेक्टर में होने का। बहुत कम लोग हैं जो अमीर हैं, अमीर भी बोलूँ या फिर बहुत कम लोग हैं जिनकी जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो इससे हमारे सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम यहाँ पे समझेंगे। पहला क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहला यही प्रभाव पड़ रहा है कि बहुत कम लोग जो हैं उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो वो बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इट इज़ समथिंग जो पर्सनल रिलेशनशिप पे है। मतलब अगर तुम्हारे बॉस जो हैं वो तुम पे खुश हैं, तुम पे इम्प्रेस हैं, तुम उनसे अच्छा खासा चमचागिरी टाइप का कर रहे हो, पटा के रखे हो बॉस को, तब तक तुम्हारी जॉब जो है वो सेफ है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी बॉस से झगड़ा वगैरह होता है तो तुम्हारी जॉब जाने के चांसेस हैं। तो ये होता है तुम्हारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। वेयर एज ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर तुम्हें लगे तो तुम कंप्लेन कर सकते हो बॉस के ऊपर भी, तुम्हारी जॉब को कुछ खास खतरा नहीं होता है, राइट। इन योर यू कैन से, जैसे अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की भी बात करूँ तो तुम कंप्लेन कर सकते हो अपने सुपीरियर की भी, राइट। तुम्हारे जॉब को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा। अगर तुम IAS हो या IPS हो तो तुम्हें क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे ज़्यादातर। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे, राइट। तुम्हारी जॉब का खतरा नहीं होता है एज अ होल।
सो ये चीज़ है, सिक्योरिटी होती है। एंड ऑल्सो हम जब बात करते हैं कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि तुम अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करोगे, तुम यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हो, तो डिफरेंट स्टेट से इंडिया में लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम बहुत सारे लोगों से मिलते हो, एक कल्चरल एक्सपोजर होता है तुम्हारा, राइट? सो दिस इज द थिंग विच वी सी। सो आई होप दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। तीसरा हम क्या देखते हैं कि बहुत कम इंडियन में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिक्योर जॉब्स में हैं। जैसे सिक्योर जॉब्स मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स को ही सिक्योर मानते हैं। अभी के टाइम पे भी ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एंड उसी में लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर? यहाँ तक सब समझ में आ गया? तो एज अ होल हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इससे हम क्या देख रहे हैं, सेंस ऑफ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जुड़ा हुआ है, राइट? दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वी कैन सी ऑल्सो। क्योंकि लोग जो हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनियंस बहुत कम ही बन पाते हैं। एंड ऑल्सो जो पुअर लोग जो हैं, इनकी कंडीशन ही इतनी ख़राब होती है कि वो प्रोटेस्ट करने नहीं जा पाते, क्योंकि उनके कंडीशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है। अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो वो खाएंगे क्या, राइट? ये एक प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए प्रोटेस्ट करने का वो सोच के भी वो नहीं कर पाते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम है। सो यही है कि प्रैक्टिस में हम क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मॉनिटर कर रही है इन कंडीशंस को इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट प्रैक्टिस में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ दिया जाता है। जो ये जो प्रॉब्लम्स है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये कब तक सॉल्व होगा इसका कुछ गारंटी नहीं है, एज पर द बुक लाइन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एंड डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्री। हम लोग जानते हैं कि 1990s के पास हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया था, फॉलो करने हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एलपीजी की पॉलिसी, जहाँ पे आती है हमारी लिबरलाइजेशन, ग्लोबल प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट एवरीवन? सो जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, तो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने मार्केट को ओपन कर दिया फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं वो आ सकते हैं हमारी कंट्री में फॉर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर जॉब्स के लिए, एक्सेट्रा। सो हम देखने क्या लगे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फॉरेन फर्म्स हैं, इनको हमने इनकरेज करना स्टार्ट किया, हमारे गवर्नमेंट ने इनकरेज करना स्टार्ट किया टू कम इन आवर कंट्री एंड इन्वेस्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम लोगों ने देखा कि लाइसेंस अब नहीं मांगा जा रहा था फ्रॉम दीज फॉरेन पीपल टू ओपन अप इंडस्ट्रीज, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, हम देख रहे थे कि जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं अब इंडिया में इजीली अवेलेबल हो रहे थे, इंडियन शॉप्स में हम आराम से देख रहे थे। जैसे आजकल के टाइम पे हम लोग देखते हैं बहुत से फॉरेन कंट्रीज के जो या कंपनीज के ब्रांड्स हैं वो अभी हमारे कंट्री में अवेलेबल है, राइट? हम क्या देख रहे हैं, बहुत से इंडियन कंपनीज भी हैं, इससे बेनिफिट हो रहा है कि बहुत से इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल कंपनीज बन गए हैं, स्मॉल और लार्ज, मतलब दूसरे कंट्रीज में जाके बेनिफिट्स कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक्सेट्रा, राइट? इंडियन कंपनीज जो है वो भी मल्टीनेशनल्स बन गई हैं, राइट? दैट इज द वन ऑफ द थिंग। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है कि पार्ले ड्रिंक्स जो है, इसको कोका कोला ने खरीद लिया। जब हम पार्ले की एनुअल टर्नओवर की बात करें तो इट वाज नियर अबाउट अप्रॉक्स 250 करोड़ रुपीज, ओके। जब कोका कोला की अब मैं बात करूं तो कोका कोला का जो एडवर्टाइजमेंट बजट था वो अलोन था 400 करोड़, ओके। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि कोका कोला ने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड वाइड कोका कोला बहुत ज़्यादा फेमस है। एक लाइन भी आता है कोका कोला के साथ कि ठंडा मतलब कोका कोला, ऐसा कुछ वर्ड्स था। मैं अगर गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग विच वी सी। जब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये एग्जाम्पल आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पांचवा चीज जो है डिसइन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि जब से एलपीजी की पॉलिसी आई है डिसइन्वेस्टमेंट होने लग गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत से अपने जो शेयर्स थे वो सेल आउट कर दिए टू द प्राइवेट कंपनीज, सो दैट वाज डिसइन्वेस्टमेंट्स। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिससे हम देखते हैं कि कैसे डिसइन्वेस्टमेंट से बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ। जैसे मॉडर्न फूड्स
मॉडर्न फूड्स गवर्नमेंट के ही द्वारा सेटअप किया गया एक ऐसा कंपनी था, यू कैन से, जहाँ पे हेल्दी ब्रेड जो है अवेलेबल कराया जाता था इन चीप प्राइजेस, ताकि लोग जो गरीब भी हैं वो भी खरीद सकें। लेकिन हमने देखा कि इट वाज फर्स्ट कंपनी जो कि प्राइवेटाइज हुआ 60% जो वर्कर्स हैं। इसके बाद जैसे ही वो प्राइवेटाइज हुआ, आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 60% ऑफ द वर्कर्स जो हैं उनको फोर्स किया गया टू रिटायर इन द फर्स्ट 5 years। क्लियर एवरीवन? तो जॉब कैसे उन्होंने अपना लूज किया, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में अक्सर तुम्हें जॉब दिया जाता है बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड योर टैलेंट, राइट? सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इन योर प्राइवेट कंपनीज। तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, राइट? या बहुत ज़्यादा यू कैन से हेल्प नहीं प्रोवाइड होता है। 6th हम देखते हैं क्या, नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज इन आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्सिंग होने लगे। आउटसोर्सिंग मतलब क्या, हम देखते हैं कि जैसे कोई कंपनी है जो अमेरिका में सेटअप हुई है, लेकिन उसके सर्विसेज जैसे कॉल सेंटर्स उसके इंडिया में है। सो ऐसी चीज़ें हम क्यों देखते हैं, दैट इज द होल थिंग इज ओनली नोन एज योर आउटसोर्सिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक कंपनी है, एक कंपनी ने अपना ओपन किया है अपना ब्रांच इन यूएसए, दिस इज मान लो कंपनी, सो इसने यूएसए में यूएसए में खुला हुआ है ये, लेकिन इसके कॉल सेंटर्स, इसके सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है? सो ऐसा क्या है, इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जो कंपनी है वो अपना काम खुद नहीं कर रही है, अपनी कॉल सेंटर्स खुद के कंट्री में ना खोल के दूसरे कंट्री में खोल रही है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं कॉल सेंटर्स में जो काम करेंगे वो सस्ते में काम करेंगे इन दैट ऑफ योर यूएसए के कॉल सेंटर्स में। सो अपने काम को चीप रेट में, चीप लेबर से करवाने के लिए ये आउटसोर्सिंग का प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्रीज से हेल्प मांगते हैं टू यू नो मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट एंड हमारा खर्च जो है वो कम हो, ठीक है? ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यही होता है तुम्हारे, यू कैन से इन होल आउटसोर्सिंग। ओके, आई होप यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। सो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो क्या करने की कोशिश करती है, वो आउटसोर्सिंग करने की कोशिश करती है, कॉन्ट्रैक्टिंग करने की कोशिश करती है। एंड ये जो मेन चीज़ है, जो आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस है, ये प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है देन दैट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में स्टिल हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर, अगर समराइज किया जाए पूरे पोर्शन को, तो हम लोगों ने देखा कि इंडिया में इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है? फर्स्ट थिंग। एंड सर्विस जो है सेक्टर, जहाँ पे शॉप्स, बैंक्स, आईटी इंडस्ट्रीज, होटल्स, अदर सर्विसेज आते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, राइट? अभी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है इन रीजन्स में भी, लोग जो है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड साथ में सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं, उनकी मानसिकता भी जागरूक हो रही है, उनकी वैल्यूज़ भी ग्रो कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स भी ग्रो हो रहे हैं। बाय सीइंग आवर टेलीविजन सीरियल्स एंड फिल्म्स यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट? कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है। वाइल इससे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि नंबर ऑफ रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट कम है अभी भी, इनसिक्योर जॉब्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो मैटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है। सो ये चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलता है, राइट? सो अगेन लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है इज राइज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। कुछ लोग जो है वो काफ़ी अच्छा खासा कमा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो रहा है उनका, तो कुछ लोग जो है उनका अच्छा खासा बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट? वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनका जो अर्निंग है वो काफ़ी कम है। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। सो एट द सेम टाइम हम क्या देख रहे हैं, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, राइट? एंड ऑल्सो गवर्नमेंट जो है, एक और चीज़ हम देख रहे हैं क्या, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज को ऐसा कर रही है, प्रमोट कर रही है कि भाई तुम आओ और लैंड्स को खरीदो, ज़मीन को खरीदो और अपने काम को बढ़िया से करो, प्राइवेट सेक्टर्स को। अब इससे क्या नुकसान हमें देखने को मिल रहा है कि तुम जानते हो इंडस्ट्रीज में काम करने, इंडस्ट्रीज अगर सेटअप होगी तो उससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो कि कम से कम पैसे में काम करेंगे, राइट? मतलब तुम जानते हो कि हमारे कंट्री में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जॉब्स की कमी है, तो जो जितने कम में काम करेगा उसे रख देंगे। तो जॉब्स तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या है कि जो सबसे कम में काम करेगा उसी को रखेंगे ये लोग, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं।
बेनिफिट इससे। दूसरा, पॉपुलेशन क्रिएट करेंगे, ज़मीन लेने के बाद क्या करेंगे, आदिवासी को डिस्प्लेस भी करेंगे। तीसरा फैक्टर, आदिवासी या जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उसे डिस्प्लेस करेंगे, एंड डिस्प्लेस करने के बाद लो कॉम्पनसेशन देंगे, फोर्स करेंगे इन लोगों को, ये जो ट्राइब्स हैं वो अब अपने ज़मीन से हट गए तो वो क्या करेंगे, या तो लेबर का काम करेंगे फैक्ट्रीज में या कहीं और जाके यू कैन से मेन स्ट्रीम सोसाइटी से मिक्सअप हो जाएंगे, उनकी खुद की कल्चर, उनकी खुद की जो वैल्यूज़ हैं वो चली जाएंगी या फिर यू को वैनिश हो जाएंगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। वेल आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये चार्ट क्या बता रहा है, ये चार्ट में तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि शिफ्ट हो रहा है इन ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस हो रहा है पब्लिक सेक्टर, जो हम पब्लिक सेक्टर में देखते थे कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो रिड्यूस हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में मतलब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है वहाँ पे कम लोग काम कर रहे हैं। सो अब यहाँ से तुम्हारा आता है फर्स्ट MCQ ऑफ द डे, विच इज व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग यूनियन सपोर्ट होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट होता है। तीसरा, जॉब जो है वो सिक्योर नहीं होता, पुअर वर्किंग कंडीशन होता है। या फिर चौथा, विच इज फिक्स्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो आंसर बहुत ईजी है, कमेंट सेक्शन में लिखना है सबको। मैं जानती हूँ कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिव बनना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगी ना फिर, राइट। सो नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है तुम्हारा, मुझे पता होना चाहिए कि तुम लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम अटेंशन पे कर रहे हो। ये कैसे पता चलेगा? जब तुम आंसर्स लिखोगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है? नंबर 1, प्रोड्यूस ओनली फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि तुम वही प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे तुम्हारा एक्सपोर्ट्स हो। या नंबर 2, शिफ्ट वर्क टू आउटसाइड एजेंसीज, अपने काम को दूसरे एजेंसीज से करवा रहे हो, एक्सेट्रा। तीसरा, एम्प्लॉइंग मोर परमानेंट वर्कर्स, यानी कि परमानेंट वर्कर्स को ज़्यादा एम्प्लॉय करना। या फिर चौथा, यूज़ करना सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स को। आउटसोर्सिंग क्या होता है और प्रॉब्लम क्या है मेन विद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? यू हैव टू राइट बोथ ऑफ द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो कुछ लोग जो है वो सिर्फ आंसर लिख देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, लेकिन तुम लोग मेंशन नहीं करते हो कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, नंबर 1। और नंबर 2, तुम लोग टाइम स्टैम्प्स मेंशन नहीं करते हो। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखो, टाइम स्टैम्प मेंशन करो और क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, या फिर सिर्फ टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर दोगे एंड आंसर ऑप्शन मेंशन कर दोगे, दैट विल बी वेल एंड गुड, ठीक है, ताकि मुझे चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग ऐसे ही लिख देते हो तुम लोग कि मैम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो मुझे समझ नहीं आता कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, एक्सेट्रा। समझ गए? तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के कि लोग कैसे काम ढूंढा करते थे, देन क्या किया करते थे अपने वर्क प्लेस में, किस तरीके से काम करते थे एज अ होल, एंड किस तरीके का काम किया, मतलब किस तरीके से कंडीशन था, वर्किंग कंडीशन कैसा था। ये 3 चीज़ें हम आगे के टॉपिक्स में जाने वाले हैं, आगे के सेक्शंस में जाने वाले हैं। सो टिल हियर अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम फर्स्ट पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया है। ऑल्सो अपने वीडियो को पॉज करके आंसर्स को लिखो ऑफ द MCQ। ओके, देन वी विल मूव विद पार्ट नंबर 2 या सेक्शन नंबर 2। ओके, सो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हाउ पीपल फाइंड जॉब्स, कैसे लोग जो है वो जॉब्स फाइंड किया करते थे, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 6 मार्क का क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं पॉइंटर्स गिना रही हूँ, नोट्स बनाते चलो, बुक लिए हो तो बुक में अंडरलाइन करते हुए चलो इंपॉर्टेंट चीज़ों को। क्लियर एवरीवन? अब मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले के टाइम पे कैसा होता था ना कि जब एडवर्टीजमेंट नहीं होता था तो लोग कैसे जॉब फाइंड करते थे, लोग काम किया करते थे, अपने काम को बहुत बढ़िया से करते थे ताकि जो दूसरे लोग हैं वो तारीफ करें काम की एंड उन्हें नौकरी मिलने में हेल्प हो। अभी ये कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ एंड मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे बच्चों के, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे पेरेंट्स से बात करेंगे, तो वो मेरी तारीफ करेंगे कि मैं ये वाली मैम से मैं अपने बच्चों को पढ़वाती हूँ, तो सभी मैम जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, मेरे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो वो वाली जो पेरेंट्स होंगे वो अलग बहुत सारे मतलब पेरेंट्स की कम्युनिटी को बता देंगे, तो फिर इससे क्या होगा, मुझे और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी रीच बढ़ेगी, राइट। सो पहले के टाइम पे ऐसे ही जॉब्स मिला करते थे।
उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया तुम्हारा एडवर्टीजमेंट, जिसके थ्रू लोग जो है वो अपने एडवर्टाइज किया करते थे जॉब्स को। फिर होता था पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, हमारे अगर कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरी पहचान का अगर कोई एक कंपनी में काम कर रहा है तो मुझे वहाँ पे जॉब मिलने में मुश्किल नहीं आएगी, राइट। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हमें काम मिला करता था। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉब रिक्रूटमेंट इन फैक्ट्री वर्कर, एज अ फैक्ट्री वर्कर, तो वहाँ पे डिफरेंट टर्न आता है, ठीक है। तो हाउ पहले के टाइम पे पीपल यूज टू फाइंड वर्क्स, ये क्लियर है। अब जब हम बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे होता था फैक्ट्री में पर्टिकुलरली, विच इज तुमसे मतलब ये लाइन उठा के तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि एक्सप्लेन दिस लाइन इन 6 मार्क्स और एक्सेट्रा, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले समझ लो कि कैसे क्या एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तुम्हें यही बताना है कि फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री में वर्कर्स कहाँ से आते थे, कैसे आते थे। तो पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू या जॉबर्स के थ्रू काम मिला करता था लोगों को। इन जॉबर्स को पहले के टाइम पे मिस्त्रीज कहा जाता था। मिस्त्रीज जो थे वो खुद भी काम करते थे, वर्कर्स थे, ठीक है। एंड वो एक पर्टिकुलर रीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये वर्कर्स, क्योंकि ये जो मिस्त्रीज थे इनको ओनर्स का बैकिंग मिलता था, इसलिए इन ये जो दूसरे लोगों पे दबदबा हासिल, दबदबा बना के रखते थे। तुम लोग सोचोगे मैम कॉन्ट्रैक्टर्स या जॉबर्स के थ्रू कैसे नौकरी मिलता था, या जॉबर्स बोलो मिस्त्रीज बोलो, नाम तो एक ही है। तो ये जो मिस्त्री लोग हैं, जॉबर्स हैं, वो अपने ही गांव में जाते थे, बोलते थे कि भाई मैं इस जगह पे काम करता हूँ, यहाँ पे इतनी सैलरी मिलती है। तो वो क्या करते थे, वो कुछ पैसे दे भी देते थे, यू कैन से एडवांस में कुछ पैसे दे भी देते थे अपने कम्युनिटी के लोगों को। एंड अपने कम्युनिटी के लोगों को बहला फुसला के यहाँ पे लाते थे, काम पे लगाते थे। तो यहाँ से जो जॉबर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके थ्रू जॉब मिलने लग गया इन फैक्ट्रीज, फर्स्ट थिंग। तो जॉबर्स एंड मिस्त्रीज के थ्रू कैसे जॉब मिल रहा है ये समझ में आ गया। दूसरा क्या था, तो यही जो जॉबर्स थे, मिस्त्रीज थे, इनको क्योंकि ये लोग अपने कम्युनिटी से, अपने क्षेत्र से और वर्कर्स को लेकर आते थे, तो इनके इसी रीजन की वजह से इनको बैकिंग मिलता था अपने बॉस का, ठीक है। तो ये बॉस गिरी दिखाते थे बाकी के वर्कर्स पे, प्रेशर दिया करते थे, क्लियर। दूसरा क्या था, दूसरा हमें देखने को मिलता था कि धीरे धीरे क्या हो गया, ये जॉबर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्लाइन होने लग गया, धीरे धीरे कम हो गया। तो इसके बाद हम क्या देखने लगे, नौकरी किसके थ्रू मिल रही है, मैनेजमेंट्स एंड यूनियंस के थ्रू नौकरी मिलना लग गई इन फैक्ट्रीज, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि बदली वर्कर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक में डिटेल में नहीं बताया, तो मैं उतने ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में लिखना है और बहुत ज़्यादा तुम अभी से समझ के क्या करोगे, राइट। सो दिमाग में हौच पौच हो जाएगा एक्चुअली। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं बदली वर्कर्स। बदली वर्कर्स जो हैं ये क्या करते थे, बेसिकली ये सब्सटीट्यूट का काम करते थे। जो रेगुलर या परमानेंट वर्कर्स हैं वो छुट्टी पे जाते थे, लीव पे जाते थे, तो उनकी जगह एक टेम्पररी लेबर्स को बुलाया जाता था, जिन्हें कहते थे बदली वर्कर्स, जिन्हें प्रॉपरली स्टेटस नहीं मिलता था, सिक्योरिटी नहीं मिलता था, एंड इवन वेजेस भी ढंग से नहीं मिलता था, ओके। एंड इसे ही हम क्या कहते थे, कॉन्ट्रैक्ट वर्क कहते थे इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्लियर एवरीवन। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के दो कंपोनेंट्स थे। पहला कि तुम काम कर रहे हो किसी कैजुअल वेज पे या लेबरर पे, मतलब रेगुलर सैलरी काम कर रहे हो। दूसरा खुद से तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप है या यू कहो एक स्टार्टअप है एक्सेट्रा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाए हैं, जैसे मुद्रा हो गया, चाहे आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया। इसके थ्रू क्या करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको भी जॉब देने की कोशिश की जा रही है। एम्प्लॉयमेंट को की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, राइट। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक वंस अगेन, हम देख रहे हैं क्या कि कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम जो है या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इसमें हम देखते हैं कि जो कैजुअल लेबर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर है, बेसिकली वो गांव गांव विजिट करता है, लोगों को पूछता है कि भाई कौन है जिसको काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, उनको लोन देता है, फिर लोन मनी को एडवांस की तरह ट्रीट किया जाता है। पहले के टाइम पे क्या था ना कि एग्रीकल्चरल लेबर्स जो थे उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया जाता था कि भाई वो लोग कर्ज लेते थे, कर्ज को पे नहीं कर पाते थे अगर क्रॉप फेलियर हो जाए तो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, जहाँ पे कभी भी उनका जो डेब्ट है वो क्लियर ही नहीं हो पाता था, तो बहुत मुश्किलें आ जाती थी। लेकिन अभी जो है हम लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा भी जा सकता है अभी के टाइम पे, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है।
ओके अभी क्या है, होल फैमिली सपोर्ट कर देती है, माइग्रेट कर देते हैं लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चिल्ड्रंस भी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इन दी वर्क्स एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि पहले के फैक्ट्रीज में कैसे काम ढूंढा जाता था, तो पहले जॉबर्स के थ्रू, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट एंड यूनियंस के थ्रू जॉब मिलते थे। एंड ये जो जॉब थे यहाँ पे हम देखते थे कि पास ऑन किया जाता था जॉब्स टू देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, वन ऑफ द थिंग। थर्ड थिंग, बदली वर्कर्स का कॉन्सेप्ट या कॉन्ट्रैक्ट वर्क आ गया, राइट। फोर्थ पॉइंट तुम मेंशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट के स्कीम के द्वारा लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही। तो ये सारे पॉइंट्स तुम लिख सकते हो अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। क्लियर एवरीवन? ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि कैसे काम किया जाता था इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में काम कैसे किया जा सकता है, एक अंदाजा तो हम लोगों को है क्योंकि हम लोग पिछले साल पढ़ के आए हैं। तो कैसे काम किया जाता था, ओके। एंड जो हम लोग प्रोडक्ट्स अभी ये टाइम पे यूज करते हैं वो कैसे बना, कैसे मैन्युफैक्चर हुआ, ऑल्सो रिलेशनशिप्स कैसा था मैनेजर एंड वर्कर्स का इन अ फैक्ट्री, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ओके। बेसिक टास्क ऑफ मैनेजर क्या हुआ करता था पहले के टाइम पे, या मोस्टली अभी के टाइम पे भी जो मैनेजर्स होते हैं, अभी के टाइम पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जब इंडस्ट्रीज नई नई सेटअप हो रही थी, मशीन्स का इन्वेंशन हो रहा था, तो उस टाइम पे मेन मैनेजर का काम हुआ करता था कि वो वर्कर को कंट्रोल करके रखें, ओके, एंड उनसे से ज्यादा काम करा सके जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, दो मेन वेज होता था जिससे वर्कर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। पहला क्या था कि उनका काम का टाइम बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो, मतलब जहाँ तुम अभी देख रहे हो 8 घंटे तक काम ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, तुम 12 घंटा काम करा लो, 16 घंटा काम करा लो, ठीक है, लोगों से। सो दैट वाज द थिंग, काम का आवर्स एक्सटेंड कर दो। ऑल्सो अमाउंट ऑफ द, मतलब इतने टाइम में, जैसे तुम्हें बोल दिया कि 2 घंटे में तुम्हें इतनी पीस ऑफ लाइक 100 टी-शर्ट्स बना के रेडी करनी है, तो ऐसे काम तुम बढ़ा दो, राइट। सो ये दोनों चीज के थ्रू क्या कहते थे, प्रोड्यूस को बढ़ाया जाता था, प्रॉफिट को बढ़ाने का एक प्रोसेस या यू को एक टेक्निक बनाया हुआ था। सो मशीनरी क्या कर रही थी, मशीनरी हेल्प तो कर रही थी इंक्रीज करने में प्रोडक्शन को एंड प्रॉफिट को एज अ होल, पर एक डेंजर भी बन रही थी इवेंचुअली मशीन्स, मतलब यू नो मशीन्स के वजह से बेसिकली लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कहीं मशीन्स जो है वो वर्कर्स को रिप्लेस ना कर दे, इस टाइप का एक थ्रेट बन रहा था। तो मार्क्स और गांधी जो हैं इसके खिलाफ बोलते हैं कि भाई ये मैकेनाइजेशन जो है इसे डेंजर के तरह देखा जा रहा था ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कैसे एक्सटेंशंस ऑफ मशीन, मतलब ह्यूमंस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, कैसे काम वो लोग उनसे कराया जाता था, निकलवाया जाता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कानपुर कॉटन मिल्स इन 1940s में रामचरण एक वीवर थे जिन्होंने बताया कि कैसे उन्हें काम करना पड़ता है फैक्ट्रीज में। सो तुम्हें बहुत एनर्जी चाहिए, नंबर 1, तुम्हारे आंखें मूव करनी चाहिए, तुम्हारे नेक, तुम्हारे लेग, तुम्हारे हैंड्स, पूरा बॉडी का पार्ट तुम्हारा मूव करना चाहिए, एकदम भी तुम्हें रुकना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है। तुम कहीं भी रुक नहीं सकते हो, कहीं भी जा नहीं सकते हो, तुम्हारा फोकस जो है वो मशीन पे होना चाहिए, तुम्हारा फोकस जो है वो पूरा का पूरा फोकस तुम्हें यही होना चाहिए, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें कहीं नहीं हिलना है, तुम्हें एकदम नहीं रुकना है, तुम्हें बस करते ही जाना होता है अगर तुम एक वर्कर हो इन फैक्ट्रीज। अब ये तुम्हें बोल के बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सो देयर इज़ वेरी लाइक वन थिंग, चार्ली चैपलिन को सब जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो तुम लोग जान जाओगे। उनकी एक बहुत फेमस और बहुत बढ़िया मूवी है विच आई हैव ऑल्सो सीन। इस मूवी का नाम है मॉडर्न टाइम्स, जिसको देखने के बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे रामचरण, या मैं जो इतना एक्सप्लेन करी हूँ कि वर्कर्स का कंडीशन बहुत ख़राब था, उन्हें ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था एंड एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें तुम्हें इस मूवी के थ्रू जानने को मिलेगी। तो यू कैन जस्ट सर्च इन यूट्यूब ऑल्सो मॉडर्न टाइम्स बाई चार्ली चैपलिन फुल मूवी, ऐसे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। इस मूवी के अंदर तुम देख सकते हो कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है कॉमन पीपल पे, ओके, कैसे मशीन्स मैकेनाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पे। इस पूरे के पूरे बॉक्स में तुम्हें बताया क्या जा रहा है, ये मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है एज अ होल। यहाँ पे गांधी जी बता रहे थे कि
टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस की हेल्प करनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज को ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी की स्थापना, एम्प्लॉयमेंट की स्थापना करनी चाहिए, ना कि एक्सप्लॉयटेशन और नॉन प्रॉफिट का काम करना चाहिए जैसे कि हो रहा है, राइट। हम देख रहे हैं कि गांधी जो है वो अपोज कर रहे हैं कि मशीन्स को ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए, पॉवर्टी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इट शुड एम एट प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। इन्होंने सेल्फ रिलायंस, इन्होंने चक्रा को प्रमोट किया, स्पिनिंग व्हील जो कि सोल्यूशन है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड रिफ्यूजल टू एक्सप्लॉइट अदर नेशंस को ये सिंबलाइज करता है चक्र। एंड ऑल्सो यहाँ पे बता रहे थे कि चक्र इज वन ऑफ द वे जिससे तुम क्या कर सकते हो, पॉवर्टी को हटा सकते हो, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ओके, वंस यू कैन रीड इट, जिससे तुम्हें क्लियरेंस आएगी, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी। सो हम देख रहे हैं कि कैसे मशीन्स के वजह से इंडस्ट्रीज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, पर अगेन उन्हें कितना स्पीड में काम करना पड़ रहा है, मशीन्स के स्पीड में काम करना पड़ रहा है। उसमें तुम देखोगे उस मूवी में जैसे चार्ली चैपलिन जो है वो बहुत फनी तरीके से, मतलब एक बहुत हंसी मजाक वाली भी मूवी है। एंड तो उसमें तुम देखोगे कि कैसे चार्ली चैपलिन जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इतना मतलब मशीन जैसा काम करने कराया जाता था वहाँ पे। तो कार यहाँ पे वही बताया हुआ है कि मारुति उद्योग एलटीडी के कंपनी में तुम देखोगे 2 कार जो है वो एवरी मिनट असेंबली लाइन पे मूव करते हैं। असेंबली लाइन मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो कि मूव कर रही होती है, एंड यू हैव टू डू योर वर्क फास्ट, क्योंकि वो मूव ऑन कर रही होती है फॉर द नेक्स्ट पीपल जो कि अपना अलग काम करेंगे उस जगह पे। सो हर एक मिनट में 2 कार्स रोल ऑन कर रही है, तो वर्कर्स को 45 मिनट्स का एज अ होल रेस्ट मिलता था पूरे दिन भर में, जिसमें से चाय का ब्रेक मिलता था 7.5 मिनट का ईच, एंड लंच ब्रेक मिलता था ऑफ हाफ एन आवर। मतलब इस तरीके का कंडीशन था। तो उस मूवी में ये भी देखोगे, मैं मूवी बहुत प्रमोट करी बिकॉज क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन जो है वो 2 चीज़ों से समझ में उसे आता है, एक सुनने से और दूसरा देखने से, विजुअलाइज करने से। तो एक बार तुम देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और आंसर भी तुम अच्छे से लिख पाओगे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट। सो यही है कि वर्कर्स बहुत ज़्यादा इसी वजह से वर्कर्स 40 के एज तक आते आते बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, एंड फाइनली उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। सो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, नंबर ऑफ परमानेंट जॉब्स इन द फैक्ट्री जो है वो कम होती जा रही है। ओके, सो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जो मेथड्स हैं जिससे जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपना मुनाफा कराने की कोशिश करिए, तो कंपनीज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है, पर सारा प्रॉब्लम, सारा फटीग, प्रेशर जो है वो वर्कर्स के ऊपर आ रहा है, यही इस पूरी जगह पे बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं फैक्ट्रीज के अलावा जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मिडिल क्लास एंड वेल एजुकेटेड पीपल, उन्हें हम मानते हैं कि उनका काम जो है वो सेल्फ मोटिवेटिंग एंड क्रिएटिंग होगा। पर इस टेबल में देखो, इस बॉक्स में एज अ होल देखो, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं लोगों की कंडीशन बताई हुई, टाइम स्लेवरी, मतलब 10 से 12 घंटे का काम करना पड़ता था, एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन था, नाइट आउट उसे कहते थे, बहुत ज़्यादा कॉमन था। जैसे इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो कॉल सेंटर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज ने अपने कॉल सेंटर्स को ओपन कर रखा है। तो हम देखते क्या है कि जैसे मेरे एक रिलेटिव हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो उनका कंडीशन क्या है कि वो दिन भर मतलब दिन भर उन्हें काम नहीं होता, पर रात भर उन्हें काम करना पड़ता है, राइट। सो ये प्रॉब्लम है फर्स्ट। सेकेंड, टाइम का प्रॉब्लम, 10 से 12 घंटा तक काम करवा लेते हैं वो लोग। ऑल्सो कंडीशन क्या है, इंजीनियर्स जो हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा आवर्स पुट करना पड़ता है टू कंप्लीट द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड एक्सेट्रा। ऑल्सो यहाँ पे उन्हें इतनी फ्रीडम होती है कि तुम डिसाइड कर सकते हो कि अपने कौन से टाइम में तुम अपने कौन से टाइम को एक्सटेंड करना चाहते हो फॉर योर फॉर योर वर्क, एक्सटेंडिंग वर्क, राइट। देन हम देखते हैं कि ऑल्सो प्रेशर होता है, जैसे अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आज काम नहीं है फिर भी तुम काम कर रहे हो, क्यों? बिकॉज तुम दिखाना चाहते हो अपने बॉस को कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, आईटी में वर्कर्स जो हैं उनको लॉन्ग एग्जॉस्टिंग आवर्स ड्यू टू डेडलाइंस का सामना करना पड़ता है, ग्लोबल टाइम जोन्स की प्रॉब्लम है, एंड वर्क प्लेस प्रेशर भी बढ़ता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, टाइम स्लेवरी एज अ होल कह रहे हैं। सो ये कंडीशन है तुम्हारे आईटी सेक्टर में, जिसकी वजह से जैसे बेंगलुरु हो गया, गुरुग्राम हो गया, हैदराबाद, या फिर बहुत आईटी फर्म्स है, कॉल सेंटर्स भी हैं, तो जिसकी वजह से जो आसपास के जो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके भी ओपनिंग टाइम्स कम हो गए, मतलब लेट तक वो खुले रहते हैं, राइट।
ऑल्सो अब हम देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ जो हैं वो भी वर्किंग होने लगे हैं, तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको कौन संभालेगा, उनको संभालेंगे जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो री इमर्ज हो रहा है, जहाँ पे क्या ग्रैंड पेरेंट्स का रोल क्या है कि अपने पोता पोती का ध्यान रखना पड़ रहा है उन्हें। पहले क्या था कि इंडस्ट्रीज की वजह से न्यूक्लियर फैमिली आ गई थी, एक्सटेंडेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली आई, न्यूक्लियर फैमिली से अब हम वापस देख रहे हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली का री इमर्जेंस हो रहा है। ओके, यहाँ पे यही बताया हुआ है कि हमें देखने को मिलता है कि आईटी सेक्टर जो है इंडिया में एक यहाँ पे हम एक नॉलेज इकोनॉमी देखते हैं, मतलब स्किल्स है लोगों के पास। स्किल्स तो भाई फार्मर्स में भी बहुत है, एंड स्किल्स आईटी सेक्टर में काम करने वाले इंसान में भी बहुत है। इसको अपने अपने फील्ड में सब नॉलेजेबल होते हैं, एज अ होल यही बता रहे हैं। लेकिन एक फेमस सोशोलॉजिस्ट है हैरी ब्रेवरमैन, जिन्होंने बताया है कि हम देख रहे हैं मशीन्स की वजह से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डी स्किल्ड हो रहे हैं। डी स्किल्ड इन द सेंस कि पहले क्या था कि आर्किटेक्ट्स जो हैं उनसे एंड इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता था कि तुम्हारे कम से कम तुम्हें ड्राइंग बढ़िया आनी चाहिए, लेकिन अब क्या देख रहे हैं, अब तो कंप्यूटर ही बढ़िया बढ़िया ड्राइंग कर दे रहा है। तो इससे अब हम क्या देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो काफ़ी कम स्किल्ड होने के बाद भी उन्हें अच्छी खासी जॉब मिले। तो क्या कर रही है टेक्नोलॉजी, लोगों को थोड़ी अनस्किल्ड बना रही है टाइप, समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा काम टेक्नोलॉजी करे, कम ह्यूमंस जो है वो अब थोड़ी बहुत डिपेंडेंट हो रहे हैं ऑन दैट। सो दैट इज द थिंग विच वी आर सीइंग ओवर हियर। ठीक है, अब हम मूव करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि हमारे वर्कर्स की कंडीशन कैसी है। अभी हम चाहते हैं कि भाई हमें पावर मिले, हमें बढ़िया घर मिले लग्जूरियस, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे सामान हमारे पास हो, लग्जूरियस सामान हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसे प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है। लोग कितने बैड वर्किंग कंडीशन में होने के बाद भी इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने पास किया है नंबर ऑफ लॉज टू रेगुलेट कि लोगों की कंडीशन ऑफ वर्किंग बहुत बढ़िया हो, लेकिन हम देख रहे हैं माइनिंग का सेक्टर में जो है मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक 5.5 लाख करोड़, करोड़ नहीं, लैक्स ऑफ पीपल जो है वो काम कर रहे हैं कोल माइंस में, माइनिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि माइंस एक्ट ऑफ 1952 गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम ज़्यादा मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम तक ही लोगों को काम कराओगे, एंड ऑल्सो उन्हें ओवर टाइम पे करोगे, उनके घर का उनके बेसिक सेफ्टी का तुम ध्यान रखोगे। ओके, एंड ये माइट भी फॉलो होता होगा इन द बिग कंपनीज, बट इन स्मॉलर माइंस एंड क्वारीज ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। ओके, हम देखते क्या है कि कंपनी जो है वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई अपना काम कर लिए, एक जगह पे तुमने माइनिंग कर ली तो उस एरिया को क्या करो, तुम कवर अप कर दो, जो होल से जो तुमने जिससे तुमने ओपन किया है उसे बंद कर दो, लेकिन वो भी ये नहीं करते हैं, राइट। तो पॉलिसीज़ का कुछ खास बेनिफिट्स हम देख नहीं रहे हैं। जो हमारे माइंस में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका कंडीशन बहुत ख़राब है, डेंजरस वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं, जैसे फ्लडिंग हो, फायर हो, कोलैप्स हो जाता है कभी कभार, रूफ्स एंड स्लाइड्स हो जाती हैं, या मिशन ऑफ गैसेज एंड वेंटिलेशन फेलियर की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। माइनिंग मतलब क्या, अंडरग्राउंड खुदाई करना, राइट। तो इससे क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं काफ़ी सारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जैसे ट्यूबोकोलिसिस एंड सिलिकोसिस, राइट। ऑल्सो हम देखते हैं कि ये जो वर्क है इन्हें काफ़ी गर्मी में भी काम करना पड़ता है, बारिश हो तब भी काम करना होता है, फेस इंजरीज हो जाती हैं ड्यू टू माइनिंग, ब्लास्ट एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सो ये सारी मतलब यही है कि माइनिंग में बहुत ज़्यादा लोग इंडल्ज्ड हैं, एंड ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक काम है। माइनिंग एक्सीडेंट्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईली मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं देन दैट ऑफ एनी अदर कंट्रीज, राइट। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे यही बताई हुई हैं कि जो हमारे काम है मेनली एम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं यंग वुमेन्स को ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है। क्यों? बिकॉज यंग वुमेन्स जो हैं वो सबमिसिव होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती हैं, एंड बॉस के हिसाब से काम करेगी, लाइक दिस इट इज़। ओके, जो कंडीशन है उस कंडीशन में, क्योंकि मजबूरी होती है तो काम जिस कंडीशन में दे दो, खराब कंडीशन में भी हो तो काम कर लेती हैं। लेकिन अगर वो यंग मतलब मैरिड है तो उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं। देन ऑल्सो काफ़ी मेन जो है वो माइग्रेट करते हैं अनमैरिड, तो उनको भी ज़्यादा रखने का कोशिश किया जाता है इन जॉब्स। माइग्रेंट्स जो होते हैं उनके पास सोशलाइज होने का टाइम नहीं होता, उनके लिए टाइम और मनी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। सो ऑल्सो
यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जो नेचर ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्क है या इकोनॉमी में है, आजकल हम देख रहे हैं कि काम जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस प्रोवाइड कर रहा है, वल्नरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वाइल कुछ वुमेन्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि वुमेन्स को इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी मिल रही है फ्रॉम वर्किंग. ओके, सो these things we are saying, everything again is having its some positive things and some negative things. So दोनों चीज़ों को समझना होता है to make your own perspective. ये मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ. ओके, सो इंसानों में भी ये चीज़ें एप्लीकेबल है. जो इंसान होते हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं होते. हर इंसान की कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू आर सीइंग. वेल, एक्चुअली मैं आज बहुत रात में शूट कर रही हूँ ना, तो मेरी इधर उधर घूम रही हूँ टॉपिक से. नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एमसीक्यूज, विच इज हैरी ब्रेवरमैन, जो कि आर्ग्यू करते हैं दैट मशीनरी क्या है. ओके, फर्स्ट, improves workers creativity, second, disskills workers, third, creates permanent jobs, या फिर has no effects on worker skills. You have to write the answer in the comment section. इससे पहले फोर्थ MCQ सुनते हुए चलो. अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के हिसाब से स्पिनिंग व्हील क्या सिंबलाइज करता है? क्या ये सिंबलाइज करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, या फिर सेल्फ रिलायंस एंड द एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर मॉडर्न मशीनरी? आंसर तुम्हें लिखना है इन द कॉमेंट सेक्शन. ऑल्सो यू कैन रीच मी इन इंस्टाग्राम. ये है मेरा अकाउंट, savi.mam करके है. तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. ऑल्सो कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज हो, तुम लोग रीच आउट कर सकते हो. बहुत से स्टूडेंट रीच आउट कर भी रहे हैं एंड दे आर गेटिंग हेल्प ऑल्सो. ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में कि होम बेस्ड वर्क मतलब घर में बैठे बैठे क्या काम हो रहा है, कैसी अर्निंग हो रही है, एक्सेट्रा, विच इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर टुडेज डिस्कशन. आवर टुडेज डिस्कशन. सो होम बेस्ड वर्क की बात करें तो आजकल की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. हम देख रहे हैं कि होम बेस्ड वर्क में आता है जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ लेस, जरी, ब्रोकेड, कारपेट्स, बीडीज, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें क्या बन रही हैं? घर में बैठे बैठे ही बनती हैं. तो एवं नहीं बन जाती हैं. इसका प्रोसेस अब हम डिस्कस करेंगे. सो मेनली ये काम करता कौन है? वुमेन एंड बच्चे. ओके, बेसिकली एजेंट्स हैं जो आते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करके देते हैं. फिर ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो पिक करने आते हैं जब फिनिश्ड आइटम हो जाता है. तो होम वर्कर्स जो हैं इन्हें पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्राइस रेट, मतलब कितना पीसेस उन्होंने बनाया है उस पीस के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं. ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिकली बीडी इंडस्ट्री के बारे में कि बीडी इंडस्ट्री कैसे काम करती है. बीडी इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि चीज़ें स्टार्ट होती हैं फॉरेस्टेड विलेज से. मतलब हम गांव में जाते हैं, गांव में देखते हैं कि विलेजर्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, लीव्स को प्लग करते हैं, नंबर 1. फिर वो जो लीव्स है वो सेल करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या प्राइवेट कलेक्टर कॉन्ट्रैक्टर को. ये कॉन्ट्रैक्टर जाके बेच देता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? ये गवर्नमेंट को दे देता है. गवर्नमेंट फिर उससे बेचती है इस लीव्स को ऑफ बीडी टू द बीडी फैक्ट्री ओनर्स. फैक्ट्री ओनर्स को बेच दिया जाता है जो कि अगेन कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है. कॉन्ट्रैक्टर से ये कहा जाता है, ये सप्लाई जाता है टू दी होम बेस्ड वर्कर्स फाइनली. एंड ये जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं ये देन काम करते हैं, मोस्टली वुमेन. ये क्या करती हैं? बीडीज को डैम्प करती हैं, मतलब धोती हैं, उसके बाद काटती हैं, फिल करती हैं टोबैकोस में, फिर टाई करती हैं विद थ्रेड एंड देन कॉन्ट्रैक्टर को दे देती हैं. कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो जाके सेल कर देते हैं टू मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर जाके सेल कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर को. डिस्ट्रीब्यूटर जाके सेल करता है होलसेलर को. होलसेलर तुम्हें शॉप पे बेचते हुए नजर आएगा. समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस ऑफ बीडी इंडस्ट्री एंड ऑल्सो होम बेस्ड वर्क का? थोड़ा बहुत आइडिया लग गया तुम्हें? अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्राइक्स एंड यूनियंस, विच इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक एंड अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल. कि यहाँ पे स्ट्राइक एंड यूनियन के बारे में अच्छी खासी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है. सबसे इंपॉर्टेंट है बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982, जो कि पूछ सकते हैं तुमसे एग्जाम में. 2 मार्कर, स्पेशली 4 मार्कर एंड 6 मार्कर्स में पूछा जा सकता है. वेल, स्ट्राइक्स एंड यूनियन की बात करें तो भाई देख ही रहे हैं हम कि कितना हार्श वर्किंग कंडीशंस हैं फॉर हमारे वर्कर्स. तो वो क्या कर सकते हैं? वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस वर्किंग कंडीशंस. बट क्या है, एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है. वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादातर स्ट्राइक पे नहीं जाते हैं. क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज लॉकआउट का उन्हें डर रहता है. लॉकआउट में मैनेजर जो है या मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है?
दरवाज़ा भी बंद कर देता है ताकि तुम प्रोटेस्ट करो या ना करो। मतलब ये है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अगले दिन काम पे नहीं आ सकते हैं, ऐसा दिखाने के लिए ये दरवाजे ही बंद कर देते हैं। ओके, सो टू कॉल अ स्ट्राइक इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन बिकॉज़ जो मैनेजर्स हैं वो अगले दिन से तुम्हें काम पे रखेंगे नहीं क्योंकि तुमने स्ट्राइक कर दी, ऐसा हो सकता है। या फिर जो वर्कर्स हैं उन्हें ही बहुत मुश्किल लगता है बिकॉज़ वो बिना वेजेस के वो अपने फैमिली को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये सारी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982 जो कि लीड किया गया था बाय ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता समंत। इन्होंने इनके जो स्ट्राइक है इसने क्वार्टर मतलब मिलियन ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज को अफेक्ट किया था। अफेक्ट मतलब क्या हुआ था कि सब मिल के एकजुट होकर प्रोटेस्ट किए थे। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत बड़ा लेवल का प्रोटेस्ट था। नियरली 2 साल तक ये प्रोटेस्ट चला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मतलब वही डिमांड यही हो रहा था कि भाई हमें बेटर वेजेस चाहिए, ऑल्सो हमें राइट टू फॉर्म, हमें यूनियंस फॉर्म करनी है, दैट राइट वी नीड इन आवर फैक्ट्रीज। फिर स्लोली 2 साल बाद हमें देखने को मिलता है कि लोग जो हैं वो वापस चले जाते हैं काम पे बिकॉज उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था स्ट्राइक से। 1 लाख जो वर्कर्स हैं वो अपना जॉब खो देते हैं इसी प्रोसेस में एंड वो वापस गांव जाके एग्रीकल्चर करते हैं या फिर वहाँ पे कैजुअल लेबर का काम करने लग जाते हैं। एक और फैक्टर यहाँ बुक में बताया हुआ है कि जो हमारे अभी के जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या ओनर्स हैं, मिल ओनर्स बेसिकली हैं, जो मिल ओनर्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब मशीन्स वगैरह में अब मशीन्स नहीं मशीन्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपने जो मिल का जो लैंड है वो सेल आउट कर रहे हैं तो द रियल एस्टेट डीलर्स। जिससे क्या हो रहा है कि जिससे जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं क्योंकि अगर ज़मीन जो रियल एस्टेट वाले हैं वो खरीद लेंगे तो भाई जो फैक्ट्री या मिल ओनर था उसका तो बेनिफिट हो जाएगा, उसका अच्छा खासा लग्जरी अपार्टमेंट्स वगैरह होंगे, वो अमीर हो जाएगा। पर जो वर्कर्स है जो डिपेंडेंट है इस मिल पे अपने सर्वाइवल के लिए, उनका कंडीशन जो है वो खराब हो जाएगा। तो यही एक यू कैन से लड़ाई चल रही है एक टाइम अभी के टाइम पे इन मुंबई बेसिकली कि बैटल चल रही है, हु विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ मुंबई एक्सेट्रा। So with this we have completed our whole chapter of change and development in rural society. I hope again तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। सब समझ में आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि मैम एकदम क्लियर है चैप्टर। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अगेन लिख सकते हो। अगेन मैं फिर से लिखूंगी savi.mam करके मेरा इंस्टाग्राम तुम ही लोगों के लिए बनाया है मैंने वैसे तो, कि तुम लोग अपने डाउट्स वगैरह सब पूछ सकते हो। सो ज्वाइन हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।